तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हिंदी के पार्ट 2 वीडियोज़ में। इसमें हम लोग क्रिया से शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ में आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, और इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8651636970 पर नोट्स की मांग करें। आपको इसका हूबहू नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक्स हमारा आज है क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। हमने नामकरण की बात कर ली थी कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसके नामकरण और उसके गुणों की, तो जब नाम लेते हैं यानी किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का, सजीव का, निर्जीव का, चाहे किसी का भी नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम कहते हैं संज्ञा। और उसी संज्ञा के बदले जो शब्द आता था उसे हम सर्वनाम कहते थे। और तथा जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषताएं बताती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम विशेषण कहते थे। और वो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसे दोस्तों हम लोग विशेष्य कहते हैं। ये सारे शब्दों बली को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्रिया की। क्रिया वह विकारी शब्द है। सबसे पहले विकारी शब्द है। विकारी का मतलब ये लिंग वचन के आधार पे इसके रूप परिवर्तित होंगे। तो क्रिया वह विकारी शब्द है जिसमें किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद हैं वो दो प्रकार के हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो जिस क्रिया को सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्म पे पड़ता है या कर्म के साथ वाली क्रिया सकर्मक कहलाती है, और कर्म विहीन क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जिस काम को करने के लिए किसी वस्तु का जरूर होना अनिवार्य है, या किसी वस्तु के ऊपर किया जाए या किसी वस्तु के रहने पे किया जाए, तो वो सकर्मक है। जो स्वतंत्र रूप से क्रिया किया जाए वो अकर्मक है। जैसे निधि चित्र बनाती है, यहाँ जो बनाना होता है वो एक क्रिया है, और वो कैसा है? चित्र बनाने का कार्य हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि बनाना जो क्रिया है वो चित्र बनाने का, कभी खाना बनाने का, किसी भी चीज को बनाने का, तो बनाना जो क्रिया है वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। अश्विनी सेब खाता है, तो खाने की क्रिया किसी न किसी वस्तु के साथ हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि जो खाना क्रिया है वो एक सकर्मक क्रिया है। वहीं अगर बात करें नंदिनी हंसती है, तो किसी चीज के साथ हंसा नहीं जाता है, किसी वस्तु के साथ हंसा नहीं जाता है, हंसने का प्रभाव किसी वस्तु पे नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हंसने का कार्य है वो अकर्मक क्रिया है। अब जो आगे बात करते हैं कि वाज आकाश में उड़ता है, तो वो किसी चीज के साथ नहीं उड़ रहा है, इसलिए उड़ने का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है, इसलिए ये कहेंगे कि ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। तो जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है तो उसे हम अकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्म पे पड़ता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। इस दोनों उदाहरणों से हम लोग साफ साफ देख चुके हैं। अगर देखें सकर्मक की बात, तो अनियुक्त वाक्यों से, मतलब उपयुक्त वाक्यों से, जो ऊपर अभी वाक्य की बात किए हैं, चाहे बनाना हो या खाना हो, का फल चित्र और सेब पे पड़ा, इसलिए ये दोनों क्रियाएं सकर्मक है। जबकि हंसना और उड़ना, ये दोनों का फल नंदिनी और बाज पे पड़ा, मतलब कर्ता पे पड़ा, इसलिए दोनों अकर्मक है। उपयुक्त भेदों के अतिरिक्त क्रिया और भी प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ निम्न क्रियाएं हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले द्विकर्म क्रिया, वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आते हों उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमर चाकू से सेब काटता है, तो अगर यहां पे देखा जाए तो मुख्य क्रिया जो है वो चाकू गौण है, और अगर देखें तो सेब काटता है, तो यहाँ जो सेब की है, ये सेब लिखा हुआ है, तो सेब जो है वो मुख्य
कर्म है और जो चाकू है वो उसका गौण कर्म है, और काटने का जो काम हो रहा है सेब और चाकू दोनों के कारण हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि चाकू और सेब दोनों कर्म के रूप में है, और काटना जो है वो दो कर्म को रखे हुए है, इसलिए काटना द्विकर्मक क्रिया है। आगे एक आता है संयुक्त क्रिया। तो वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम, जैसे रूमी सो चुकी या प्रिय सोने लगा, वह घर पहुंच गया, तो इस टाइप में क्या है, संयुक्त क्रिया है। सोना भी और चूकना भी, सोना भी लगना भी, और पहुंचना भी और जाना भी, तो ये दोनों क्रिया एक जगह पे ही साथ में यूज हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे उपयुक्त वाक्यों में सो चुकी, सोने लगी, पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाएं मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। अब हम उन 11 प्रकार को बारी बारी से, एक होता है आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनर्युक्त संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी भलुक सहायक क्रिया तो अगले में है, परंतु ये सब के सब प्रकार के संयुक्त क्रियाएं होते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस क्रिया से कार्य के आरंभ होने का बोध हो उसे हम आरंभ बोधक क्रिया कहेंगे, जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे हम समाप्त बोधक कहेंगे, जिस क्रिया रूप से कार्य को थोड़ा देर विश्राम का बोध हो, अनुमति का बोध हो, तो इस टाइप से उनके गुण के आधार पे हम क्रियाओं को संयुक्त रूप में बांटते हैं। आगे सहायक क्रिया, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायता करती है उसे हम अर्नव सहायक क्रिया कहते हैं, जो समय को बताता है। सहायक क्रिया मूल रूप से क्या करता है, समय को काल रचना में सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया, मतलब जो काल रूपी कि काम जो हो रहा है, हो रहा था, हो रहा है या होएगा, इस चीज को बताएगा, उसे हम उस क्रिया को क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। तो जैसे अर्नब आया है, तो यहाँ पे जो है वो कैसा क्रिया है, आया है, तो आ है जो है वो सहायक क्रिया है, आया है। आगे नाम बोधक क्रिया, तो नाम बोधक किसको कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने से बनी संयुक्त क्रिया नाम बोधक क्रिया कहलाती है। जैसे भस्म करना, दुखी होना, ये सभी जो है, अब भस्म जो है ये एक संज्ञा है और करना जो है ये एक क्रिया है, और ये दोनों मिलके एक क्रिया बनाता है भस्म करना, इसलिए ये नाम बोधक क्रिया है। दुखी एक भावना है, संज्ञा है, और होना ये एक क्रिया है। दुखी होना एक नाम बोधक क्रिया होगा, क्योंकि दुखी एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और होना एक क्रिया है, और इन दोनों के संयुक्त रूप से एक क्रिया बन गया, जैसे तो इसे हम कहेंगे नाम बोधक क्रिया। याद रखें, ये पूछा जाता है बार बार। आगे दोस्तों अगला आता है पूर्वकालिक क्रिया। तो कहते हैं जब कर्ता एक क्रिया को करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया की ओर परिवृत्त होता है, मतलब दूसरी क्रिया करने लगता है, तब पहले क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव पढ़कर सो गया, तो पूर्वकालिक क्या था, पहले कौन सा काम हुआ, पढ़ने का काम हुआ, इसलिए पढ़कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। पूर्वकालिक क्रिया में जनरली तौर पे कर धातु जुड़ा रहता है, मतलब कर जुड़ा रहता है, यानी पूर्वकालिक क्रियाओं में अधिकांशतः कर जुड़ा रहता है। जैसे नहाकर, खाकर, उठकर, खेलकर, तो ये सभी क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं। तो आपको पूछा जाएगा कि जैसे खाकर कौन से प्रकार की क्रिया है, सहायक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया, तो आपको बताना पड़ेगा कैसा क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। आगे हम बात करते हैं क्रियार्थक क्रिया। तो जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे खेलना एक अच्छा व्यायाम है, तो खेलना यहाँ पे अच्छा व्यायाम है, तो खेलना एक संज्ञा के तरह यूज हुआ है, कर्ता के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए ये खेलना जो काम है
वो क्रियार्थक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि ये क्रिया खेलने के अर्थ में आ रहा है और ये संज्ञा के बदले में यूज हो रहा है, कर्ता के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्रियार्थक क्रिया। आगे हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे, वह क्रिया जिससे यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से करवाया है, किसी दूसरे से उसे करने की प्रेरणा दिया है, किसी दूसरे से काम करवाया है, तो उस कंडीशंस में उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई या पुस्तक करवाई या पुस्तक लिखवाई, तो यहाँ पे काम छात्र करने वाला है, करवाने वाला अध्यापक है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जहाँ पे करवाना का काम हो, जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, तो यहाँ काम करवाया गया है, इसलिए ये जो काम करना क्रिया यहाँ पे काम करवाना हुआ, ये सारे के सारे प्रेरणार्थक क्रिया हुए। अब क्रिया के रूप की रचनावली देखते हैं दोस्तों। तो सहायक क्रिया होने के बिना या सहायक क्रिया होने के साथ, होना के साथ, जैसे मतलब क्रिया के रूप रचना रूपावली के आधार पे, सहायक क्रिया के आधार पे, तो पहला होता है संभाव्य भविष्य काल, दूसरा सामान्य भविष्य काल, तीसरा प्रत्यक्ष विधि, चौथा परोक्ष विधि, पांचवा समान संकेतातु विधि और छठा समान भूतकाल। तो ये क्रियाओं के सहायक क्रिया के आधार पे काल बंटते हैं, और काल हिंदी में 16 प्रकार के काल होते हैं मूल रूप से। ऐसे तो 3 ही प्रकार के आप पढ़े होंगे, परंतु उनको अगर हम बांटे हैं अलग अलग काल में, अलग अलग क्रिया के आधार पे, तो क्रिया के आधार पे जब काल होगा, देखिए समय के आधार पे जब काल होगा तो वो 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। परंतु अगर सहायक क्रिया के आधार पे बांटे, काम करने के स्थिति के आधार पे बांटे, तो 16 प्रकार के कुल काल होंगे। तो आप देख सकते हैं सहायक क्रिया होने के बिना 6 गो और होने के साथ 10 गो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण संकेतार्थ और पूर्ण संकेतार्थ। तो ये सभी दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब इस चीज को हम बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इस काल को कि इसमें किस प्रकार की क्रिया रहेंगे। जैसे संभाव्य भविष्य काल की बात करते हैं, तो उत्तम पुरुष में जैसे मैं जाऊं, अभी गया नहीं है, मैं जाने के लिए पूछ रहा है, मैं जाऊं, तू जाएगा या तू जाओ, वह जाए। और बहुवचन में अगर कहें तो हम जाएं, तुम जाओ, वे जाएं। तो इस टाइप के जब वाक्य रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्य काल। मतलब संभावना है, अभी पूरी तरह से गया नहीं है परंतु जाने वाला है। आगे सामान्य भविष्य काल, तो कहते हैं उत्तम में जैसे मैं जाऊंगा, संभावना है, ऊंगा रहेगा, जैसे तू जाएगा, वह जाएगा। और अगर बहुवचन में देखें तो हम जाएंगे, तुम जाओगे, वे जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य काल। मतलब ये घटना सामान्य रूप से भविष्य में ही होने वाली है। आगे तीसरा क्या है, प्रत्यक्ष विधि। इसमें अगर देखें तो उत्तम पुरुष में तो प्रत्यक्ष विधि नहीं, परंतु मध्यम पुरुष में तू जा, या आप जाइए, या तुम जाओ, आप जाइए। तो ये जो है ये प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष रूप से हम उसको बोल रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं कार्य करने को, इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष काल के तौर पे। परोक्ष मतलब सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं परंतु घुला के हम बोल वही रहे हैं। जैसे मध्यम पुरुष में अगर देखें, तू जाना, तू जाने, आप जाइए, तुम जाना, तो इस टाइप के परोक्ष विधि कहलाता है। सामान्य संकेतार्थु या हेतु मद भूतकाल, तो मैं जाती या मैं जाता, मैं जाती, मैं जाता, तू जाता, वह जाता। अब बहुवचन में अगर देखें तो हम जाते, तुम जाते। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम जा रहे हैं, भूतकाल में ही ये निर्णय हो चुका है, इसलिए इसे कहते हैं हेतु मद भूत। सामान्य भूत, जैसे मैं गया, मतलब हम जो जाने का काम था वो हो चुका है, तू गया, वह गया, हम गए, तुम गए, वे गए। तो ये क्या कहलाएगा, सामान्य भूत कहलाएगा।
आगे है सामान्य वर्तमान, जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, और तू जाते हो, वह जाता है, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वे जाते हैं, ये सभी क्या है, सामान्य वर्तमान है। वहीं अगर देखें पूर्ण वर्तमान, तो यहाँ पे आप आसानी से आपको जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स में भी आप खुद पढ़ सकते हैं और ये समझ रहे होंगे कि किस रूप में है। जैसे पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत इसी को कहते हैं। तो मैं गया या मैं गई, तू गया, तू गई, वह गया या वह गई, हम गए या हम गए, तू खाई या तुम खाए, वे गए या वे गई। अब पूर्ण भूतकाल को हम इसी रूप में देख सकते हैं दोस्तों। तो टोटल कितने थे? टोटल 16 थे। तो हम थोड़ा तेजी से इसको निकालते हैं। अब पूर्ण भूतकाल, जैसे मैं जाता था, तू जाता था या वह जाता था। और अगर बहुवचन में देखें तो हम जाते थे, तुम जाती थी, वे जाती थी। पूर्ण भूतकाल में दोस्तों 10वां स्टेप पे मैं गया था, वह तू गई थी, वह गया था, हम गए थे, तुम गए थी, वे गए थे। संभाव्य वर्तमान में मैं जाती हूँ, तू जाती है, तो वह जाती है, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वे जाते हैं। तो ये जो रहता है संभाव्य भूतकाल, मैं गया हूँ, तू गया है। तो इस टाइप से बहुत सारे, हाँ इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं दोस्तों, परंतु आप जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, हाँ ये आप याद रखें कि सहायक क्रिया के आधार पे कुल 16 प्रकार के काल में विभक्त किया जाता है, स्थितियों में क्रियाओं को विभक्त किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे काल की, टेंस की। तो किसको कहते हैं? तो काल क्रिया के जिस रूपांतरण को काल कहते हैं, जिसमें क्रिया के व्यापार का समय तथा उसका पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। इस चीज को आप समझिए। क्रिया के जिस रूप से, सबसे पहले तो काल, काल यानी समय का, और व्यापार मतलब जो काम हुआ है उसके समय तथा वो कार्य पूरा हो चुका है या अधूरा हुआ है, इस दोनों का बोध होता है, इन सब का बोध होता है, तो उसी को हम काल कहते हैं। ये कामता प्रसाद वाले में डिफिनेशंस दिया गया था, उसी से निकाला गया है। काल मूल रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परंतु भूतकाल को भी बांटे गए हैं 6 प्रकार से। तो कौन कौन सा? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। वहीं भविष्यत काल को 2 प्रकार से, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत, और वर्तमान काल को 3 प्रकार से। कौन कौन? तो सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। एक एक को हम लोग बारी बारी से करते हैं कि किसे हम क्या कहेंगे। तो कहते हैं भूतकाल जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति या बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब जो भी काम था, जो क्रिया था वो संपादित हो चुका है, तब हम क्या कहेंगे? वो भूतकाल में हुआ है। तो सामान्य भूत, तो बीते समय में कार्य के संपन्न होने का जब बोध हो, कार्य पूरी तरह से समाप्त होने का बोध हो, तब उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे बच्चे ने दूध पिया, मतलब वो काम समाप्त हो गया दूध पीने का। सोमिक ने पत्र लिखा, यानी पत्र लिखने का काम समाप्त हो चुका है। आसन्न भूतकाल, तो कार्य के होने का समय बहुत ही निकट हो या कार्य अभी, बस अभी ही संपन्न हुआ, तुरंत संपन्न हुआ हो, तो उसी को हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। मतलब वो भूतकाल में तो हुआ है परंतु अभी अभी समाप्त हुआ है, तो आसन्न भूतकाल। जैसे निर्मल गया है, जीत हो चुका है, बालक दूध पिया है, मतलब ये भले लग रहा है कि ये काम लास्ट में है तो, परंतु ये काम पूरा हो चुका है, इसलिए आसन्न भूत। इस अपूर्ण भूतकाल, जहां क्रिया भूतकाल में अभी चल रही हो, उसे पूर्ण नहीं हुई हो। जैसे रमा नाच रही थी, अब अभी भी नाच रही है या नाचना बंद कर दी ये पता नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूत काल कहेंगे। ज्ञानेश बीना बजा रहा था, बीना अभी भी बजा रहा है या बीना बजाना बंद कर दिया ये अभी पता नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे अपूर्ण भूत काल कहेंगे। आगे पूर्ण भूतकाल, कि पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? तो
चलिए दोस्तों देखते हैं। कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो, जैसे सोम ने दूध पी लिया था, सृष्टि ने गीत गाई थी या गाया था। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया से भूतकाल का तो बोध हो किंतु कार्य के होने से कुछ संदेह हो, मतलब पूरी तरह से संदेह आत्मक को संदिग्ध बोलते हैं। जैसे तन्मय आया होगा, कंफर्म नहीं है कि आया है कि नहीं आया है, परंतु आया होगा। उत्कर्ष ने यह पत्र लिखा होगा, कंफर्म नहीं कि वहीं लिखा है परंतु लिखा होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे संदिग्ध भूतकाल का ये वाक्य है। हेतुमद भूत, जिस क्रिया में वह ज्ञात हो कि यह क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारणवश हुई नहीं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? हेतुमद भूत बोलेंगे। यदि आपने बुलाया होता तो मैं अवश्य आता, यदि धूप खिली होती तो मौसम अच्छा हो जाता। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर एक काम होता तब दूसरा होता, इसलिए क्या कहे? जिस क्रिया में वह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है परंतु वो किसी कारण से हो रही है किंतु किसी कारण से हुई नहीं है, इस कारण से हम क्या कहते हैं? उसे हेतुमद भूत कहते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, तो कार्य वर्तमान में सामान्य रूप से होता है। जैसे कनिष्का जाती है तो ये कार्य अभी भी हो रहा है, संध्या पुस्तक पढ़ती है तो ये काम अभी भी हो रहा है, इसलिए इसे सामान्य वर्तमान कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान, कार्य अभी हो रहा है, चल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। आगे तिरंगा लहरा रहा है, तो तिरंगा लहरा रहा है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? तिरंगा लहरा रहा है मतलब ये काम अभी पूरी तरह से लहराया नहीं है, लहराया जा रहा है। सहेली या सोहिल खेल रहा है तो ये अभी खेल ही रहा है, मतलब काम अभी पूरे खेलने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान का ये वाक्य है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के रूप से कार्य के वर्तमान में होने की संभावना संदेह का बोध कराती है। जैसे अब वह स्कूल से आई होगी, यह अभी संदेह है, मतलब आई होगी, रोहन इस समय खेलने गया होगा। अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, मतलब भविष्य काल की बात करते हैं। इसके दो प्रकार हम लोग पढ़े थे दोस्तों, तो क्या है? सामान्य भविष्य, कार्य की सामान्यता भविष्य में होना पाया जाता है। जैसे रोहिणी सितार बजाएगी, भविष्य में सीख जाएगी, अभी सीखी भी नहीं है, तो वो क्या होगा? फ्यूचर में होगा, सामान्य भविष्य होगा। बच्चा मेला जाएंगे, अभी गए नहीं है, वो जाएंगे, तो ये क्या होगा? सामान्य भविष्य होगा। संभाव्य भविष्य, तो कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, तो एक होता है सामान्य भविष्य, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य। शायद ही वह आज आए, संभावना है। समल है कि संभव है कि तुम एक बार दोबारा खेलो, तो ये क्या है? संभावना है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं वाच्य की। आज जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं दोस्तों। हम जब इंग्लिश ग्रामर लेके आएंगे तो उस वक्त इन सारे चीज़ों पे आपको ट्रांसलेट, वॉइस कैसे बनाया जाता है, ये सारे का शॉर्टकट्स के साथ आएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय करती है या कर्म करता है या भाव करता है, मतलब क्रिया के बारे में, क्रिया का प्रभाव विषय पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है या भाव पे पड़ रहा है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता और भाव की प्रधानता बताने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इंप्रेशनल वॉइस। अब बात करते हैं कर्तृवाच्य की। तो कर्तृवाच्य किसको कहते हैं दोस्तों? जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, इससे क्रिया यानी कर्ता प्रधान हो का संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार होता है। सबसे पहले
क्रिया का प्रभाव, क्रिया में जो परिवर्तन हो कर्ता के अनुसार हो तो वो कृतवाच्य है, यानी जहां पे कर्ता की प्रधानता हो, जहां क्रिया द्वारा कही गई बात मुख्य विषय कर्ता हो, इससे क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। जैसे दिगंबरा पत्र लिखती है, गौरव खाना खाता है, यानी जो काम है वो कर्ता पे है, यानी कर्ता अगर नहीं रहे तो पता नहीं, पत्र लिखती है तो कौन लिखती है पता ही नहीं चल रहा है कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है या कैसे हो रहा है। गौरव खाना खाता है तो खाना खाने का काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, गौरव पे पड़ रहा है। आगे दूसरा कर्मवाच्य, तो जिसमें कर्म प्रधान हो, या कह सकते हैं जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्म हो, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, या भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। तो यहां पे क्या है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी वस्तु पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है इसका प्रभाव, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। भाववाच्य की बात करते हैं दोस्तों, तो जहां क्रिया द्वारा कही गई बात में भाव की प्रधानता हो का बोध हो, जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता है, यानी मुझमें कुछ कमजोरी है जिससे बैठा नहीं जाता है, गौरव से वाचा नहीं जाता है। अब वाच्य के प्रयोग की बात करते हैं, तो कर्तृप्रयोग, कर्तृप्रयोग क्या है दोस्तों, जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो इसे हम कर्तृप्रयोग कहेंगे। जैसे सिद्धार्थ लिखता है और चंद्रमुखी लिखती है, यहां लिखता है और लिखती है, जब चूंकि कर्ता का लिंग चेंज हुआ तो लिखना का जो लिंग था वो लिखता और लिखती हो गई, तो कर्म प्रयोग द्वितीय विभक्ति। आगे, तो जब क्रिया कर्म के लिए वचन और पुरुष के अनुसार, जैसे कहानी मेरे द्वारा लिखी गई या राधा से निबंध लिखा गया, तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार लिंग चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कर्मवाच्य है। भाव का, तो जब क्रिया का लिंग वचन परंतु कर्ता का अनुसरण न करे, लिंग वचन पुरुष कर्ता का अनुसरण न करके सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाव प्रयोग। जैसे स्वाति ने वेल को सींचा, लड़कों ने पत्रों को देखा, तो यहां पे क्या है, भाव प्रयोग है। अब कुछ आप इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए जनरली तौर पे इससे पूछ देता है, याद रखें, भाववाच्य असमर्थता या निषेध को व्यक्त करते हैं। दूसरा, भाववाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। तीसरा, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। और चौथा, कर्तृ में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है, तथा हिंदी में भाववाच्य क्रियाएं सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। तो इस पांचों पॉइंट्स को आप याद रखें, क्योंकि ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण की, जिसको एडवर्ब भी कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो चलिए दोस्तों, क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। तो कालवाचक किसको कहते हैं दोस्तों, इस पे बात कर लेते हैं। तो क्रिया के होने वाले समय को विशेषता की ओर संकेत करे उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे इनमें, अभी, फिर भी और निरंतर शब्दों द्वारा क्रिया के काल का पता चलता है। जैसे कुछ अन्य शब्द भी ले लेते हैं, दिन रात, हर रोज, जब जब, प्रतिदिन, आजकल, दोपहर, कभी कभी, अब, कब, कल, बार बार, रात दिन, ये सभी क्या हैं, क्रिया विशेषण के शब्द हैं जो कालवाची है, मतलब समय को दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए कल आना, तो यहाँ पे कल कैसा हो गया, आना,
क्रिया की विशेषता बतला रहा है, कल आना, कब आना, कल आना। दूसरा, फिर कभी चलेंगे, चलने की स्थिति को बता रहा है, फिर कभी चलेंगे, तो फिर कभी चलने की स्थिति को बता रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, कालवाचक विशेषण है। तुम कब आओगे, तो आने की स्थिति बता रहा है। आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्थानवाचक। दूसरा क्या है, स्थानवाचक। तो क्रिया के होने वाले स्थान का बोध कराते हो तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे इनमें भीतर, इनमें भीतर, यहाँ, किधर, पास, दूर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहीं, वहीं, दाएं, बाएं, बाहर, इधर, उधर, सामने, यहाँ, वहाँ, ये सभी जो हैं, ये सब के सब क्या हैं, तो ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल्स क्या है, जैसे सारे कलाकार ऊपर बैठे हैं, तो बैठना क्रिया हुआ, और कहां बैठे हैं, तो ऊपर बैठे हैं, तो स्थिति बता रहा है, कार्य कहां हो रहा है इसको बता रहा है, इसलिए इसे हम स्थानवाचक कहेंगे। तो आप ऐसे भी काल क्रिया कब हो रहा है और इस चीज को जिसके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, तो वो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहां हो रहा है इसको बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्थानवाचक। जैसे यहां से चले जाइए, तो जाने का काम कहां से करना है, तो यहां से करना है। कहां जा रहे हैं, तो क्या पूछा जा रहा है कि आप जाने का काम जो हो रहा है कहां पे करेंगे, तो कहां जो पूछा जा रहा है, कहां से जब पूछा जाए तो ये क्या होगा, स्थान। अब आगे बात करते हैं परिणामवाचक। तो कहते हैं क्रिया की मात्रा या परिणाम का, क्रिया की मात्रा या परिणाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, जैसे इनमें, थोड़ा, कुछ, अधिक, कम, केवल, बस, इतना, उतना, जरा, प्रायः, एक बार, बहुत कम, तनिक, अतिशय, जितना, कितना, निपट आदि, ये सभी जो शब्द यूज होंगे वो परिणाम के लिए यूज होते हैं और ये सभी परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह अधिक बोलता है, तो यहां पे बोलने का काम है, कितना मात्रा में बोलता है, तो अधिक बोलता है। वह बहुत थक गया है, थकना है तो कितना थक गया है, तो बहुत थक गया है। तो ये क्या बता रहा है, जो काम हुआ है वो कितनी मात्रा में हुआ है, इसलिए कितना हुआ है, तो ये क्या बताएगा, परिणाम वाचक। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, अभ्यास करना काम है, परंतु थोड़ा थोड़ा, कितना करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। आगे अगला है रीतिवाचक दोस्तों। तो जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो, मतलब कैसे हुआ है, मतलब क्रिया जो हुआ है कैसे हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे रीति का बोध हुआ है। जैसे धीरे धीरे, अचानक, शीघ्र, शायद, जरूरी नहीं, हाँ, ठीक, ऐसे, सहसा, हाँ, मत, संभव, इसलिए, वैसे, सच, यथाशक्ति, कदाचित, निसंदेह, वेशक, क्योंकि, यथा, तथा, कदापि, आप ही आप। तो ये सब जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे धीरे धीरे चलिए, चलने का काम कैसे चलिए, तो धीरे धीरे। संभव है कि वह आया, क्या है, संभावना किस चीज की है, तो उसके आने की। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि काम कैसे हो रहा है इसका पता जो बताता है वो क्या बताता है, कि आपका जो स्थिति है वो रीतिवाचक हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े, क्रिया विशेषण। कितने टाइप हुए, 4 टाइप। कालवाचक, जिसमें जवाब किसका मिलता है, कि काम कब हो रहा है। दूसरा स्थानवाचक, इसमें जवाब किसका मिलता है, काम कहां हो रहा है, और मतलब जो क्रिया है वो कहां संपादित हो रहा है। परिणामवाचक, काम कितनी मात्रा में हो रहा है। और रीतिवाचक, इसमें किसका जवाब मिलता है, इसमें मिलता है काम कैसे हो रहा है। तो आप अगर देखें क्रिया के साथ कहां, मतलब कब, कहां, कितना और कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमें जो जवाब मिलता है जिस शब्द के रूप में, वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। आगे है आपका पढ़ना अव्यय। क्या है, अव्यय, जो कि एक अविकारी शब्द है। क्या है ये, अविकारी शब्द है। तो दोस्तों
अव्यय की बात करते हैं, जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, व्यय मतलब जिसमें कोई आप घटाव बढ़ाव नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय शब्द जो होता है उसे अभिकारी शब्द भी कहते हैं। और अभिकारी शब्द, एक अभिकारी शब्द हम लोग क्रिया विशेषण अभी अभी पढ़े हैं, इसमें आता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आता है दोस्तों। ठीक है, ये 5 चीजें किस में आता है? अभिकारी शब्द के रूप में आता है। अब संबंध बोधक किसको कहते हैं, इसको हम बात करते हैं। तो ये विभक्ति के सहित, विभक्ति के रहित और उभय संभावित हो सकता है। समुच्चय बोधक किसको कहते हैं दोस्तों? समान अधिकरण या व्यधिकरण हो सकता है। समान अधिकरण में आप इस चीज का क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम एक एक पॉइंट्स को पढ़ते चलते हैं और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो संयोजक जैसे और, एवं, तथा, इस शब्द को प्रयोग हम 2 चीजों को जोड़ने के लिए करेंगे दोस्तों। विभाजक या, नहीं तो, अथवा, पर, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, वरन, इसलिए, अतः, अतएव, ये सब का दोस्तों। उसके बाद क्योंकि, जो कि, इसलिए, कारणवाचक मतलब जिससे कारण पता चले, उद्देश्यवाचक, की, जो, बाकी, ये सभी आप यूज करते हैं दोस्तों। आप अगर देखें उद्देश्यवाचक के लिए, उद्देश्य का पता करने के लिए तो की, जो, ताकि, संकेतवाचक मतलब संकेतिक रूप में जो, तो, यदि, यद्यपि, स्वरूपवाचक जो, की अर्थात हर्ष के लिए वाह, आह, शाबाश, धन्य, शोक के लिए हाय, त्राही, आह, आश्चर्य के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक क्या, इस स्वीकार के लिए हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक, अनुमोदन के लिए ठीक, दूर, अच्छा, हाँ हाँ, तिरस्कार के लिए छी छी, हट, दूर, संबोधन के लिए हे, अरे, जी, अरे, स्वीकृति के लिए हाँ, जी हाँ, नकार के लिए जी, नहीं, नहीं, निषेध, मत, प्रश्न, क्या, विस्मयादि, काश, तुलना, सा, इसके जैसा, अवधारणा, ठीक, करीब, आदरबोधक, जी। तो अगर आप इस सारे चीजों को एक डायग्राम के तौर पे देखें, जैसे यहाँ पे समुच्चय बोधक ये था दोस्तों। ठीक है, ये आप जो विस्मयादि बोधक में ये सारे हर्ष, शोक, आश्चर्य, स्वीकार, अनुमोदन, तिरस्कार, ये सब का पता चलता है। और निपात तो आप देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं उसके जो शब्द हैं दोस्तों, वो लिखने वक्त आपको बहुत ज्यादा यूज करने होंगे। ठीक, और ऐसे उसको आप इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत ज्यादा यूज है ट्रांसलेशंस बनाने वक्त। परंतु हम लोग चूंकि इतने ज़्यादा हिंदी बुक पर हैं कि आपको विस्मयादि बोधक ये सारे चीज शब्दों में, संबंध सूचक शब्दों में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा कि इसका कहाँ यूज होता है। आप आसानी से कर सकते हैं, बुक्स को पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, आप इन शब्दों को ऐसे इकट्ठा करके यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिंग की, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। जेंडर, लिंग। लिंग शब्द अंग्रेजी भाषा के जेंडर शब्द का रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है पहचान या चिन्ह का साधन। शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो इसे हम लिंग कहते हैं। यानी जाति का पता चलता है या कह सकते हैं पहचान किया जाता है, इसे हम लिंग कहते हैं। आगे, लिंग 2 प्रकार के हिंदी में होते हैं, याद रखें। हिंदी में 2 प्रकार के, संस्कृत में 3 प्रकार के और इंग्लिश में 4 प्रकार के लिंग होता है, याद रखें इस चीज को। ठीक है, तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, संस्कृत में एक नपुंसक लिंग भी होता है, और अगर अथी में कहें इंग्लिश में तो वहां पे तो 4 लिंग होता है, वो हम लोग इंग्लिश ग्रामर वक्त पढ़ लेंगे। तो आगे बात करते हैं पुल्लिंग किसको कहते हैं। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग कहलाता है और स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग कहलाता है। यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है दोस्तों, जैसे पुल्लिंग में दूध, दही, घी, लड़का, घोड़ा, ये सभी पुल्लिंग है। वहीं कुर्सी, किताब, मेज, लड़की, मोरनी, ये सभी स्त्रीलिंग है। एक बात यहाँ पे आप याद रखें दोस्तों,
निर्जीव वस्तुओं में बहुत बार कंफ्यूजन होंगे, तो उन चीज़ों पे आप फोकस करें। और यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ठीक आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ही उठाए हैं। अंग्रेजी में कॉमन जेंडर का प्रयोग हिंदी में उभय लिंग से होता है। इसमें ओबे शब्द आते हैं जिन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे डॉक्टर, मंत्री, वकील, मैनेजर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, ये सभी को उभय लिंग के अंतर्गत भी अब रखते हैं। आगे दोस्तों, पहले उभय लिंग नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि पहले काम स्त्री का काम स्त्री करती थी, पुरुष का काम पुरुष करता था। ये इस हिसाब से बांटा गया था काम को। परंतु अब क्या है कि दो काम का बंटवारा इस आधार पे नहीं किया जा सकता, इसलिए अब एक उभय लिंग जो काम दोनों कर रहे हैं उन सारे कामों को क्या कहा जाने लगा है कि ये उभयलिंगी कार्य है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। अगर वही काम पुरुष करे तो क्या कहलाएगा और स्त्री करे तो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं दोस्तों, आप क्या करें, आप हमारे साथ बोलते चले। तो पुल्लिंग शब्द हम बोलेंगे, स्त्रीलिंग आप बोलिए। नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, यानी आनी पड़ते जुड़ के क्या होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे चौधरी का चौधरानी, जेठ का जेठानी, मुगल का मुगलानी और भव का भवानी। आइन पड़ते जुड़ के, जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, पंडा का पंडाइन, बाबू का बबुआइन, चौबे का चौआइन, हलवाई का हलवाइन। ई लग के भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे गूंगा का गूंगी, रस्सा का रस्सी, बच्चा का बच्ची। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है दोस्तों, ये बच्ची होगा बच्ची। हरिन का हरिनी, कबूतर का कबूतरी, तरुण का तरुणी। तो ये जो पढ़ते हैं दोस्तों, ये सभी स्त्री पढ़ते हैं, क्योंकि इसको लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसके लास्ट में आनी, आइन, ई, इया, इन, नी, इनी, इक्का, ये सभी रहेगा, वो स्त्रीलिंग शब्द रहेंगे। जैसे गूंगा का गूंगी, अभी बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया, बेटा का बेटिया, चिड़िया का चिड़िया, कुत्ता का कुतिया। इन कुम्हार कुम्हाराइन, पड़ोसी का पड़ोसीन, जुलाहा का जुलाहिन, सोनार का सुनारिन, नाई का नाइन, नाग का नागिन। नी लगा के शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, भील का भिलनी। इन लगा के तो हाथी का हथनी, स्वामी का स्वामीन, तपस्विनी का तपस्विनी, हंस का हंसनी, यशस्वी का यशस्विनी, एकाकी का एकाकिन। वैसे ही इका लगा के भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे संयोजक का संयोजिका, परिचायक का परिचायिका, गायक का गायिका, पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका। ठीक, तो उसके बाद वान बत्ती लगा के, जैसे गुणवान का गुणवत्ती, भगवान का भगवती, सत्यवान का सत्यवती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, पुत्रवान का पुत्रवान पुत्रवती। और पुल्लिंग पढ़ते, जैसे मौसा का मौसी, बहनोई का बहन, नंदोई का ननद। तो इस हिसाब से आगे दोस्तों अगर आप देखें और भी है, प्रिय का प्रिया, पूज्य का पूज्या, सूत का सूता, बाल का वाला, प्रियतम का प्रियतमा, आचार्य का आचार्या, तांत्री का तांत्री लगा के, जैसे कर्त्रा का कत्री, दाता का दात्री, मतलब त्री लगा के, धाता का धात्री, रचयिता का रचयित्री, वक्ता का वक्त्री, नेता का नेत्री, नर मक्खी का मक्खी, नर चील। तो जब नर आगे लिखल है तब तो उसमें नर को हटा दीजिए, केवल बन जाएगा, और या तो आगे मादा लगा दीजिए। भिन्न, भाई का भाभी, कवि का कवित्री, नर का नारी, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, पति का पत्नी, नपुंसक का वांझ, विलाप का विल्ली, साधु का साध्वी, मियाँ का बीबी, वीर का वीरांगना, फूफा का फुआ। इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिए नोट्स से, या इसी को आप एक दो बार देख लीजिएगा एग्जामिनेशन के समय भी, तो आपको आसान रहेगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा है कारक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कारक की, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं। कारक चिन्हों को परासर्ग भी कहा जाता है, कारक को परासर्ग नाम से भी हम लोग जानते हैं। कारक शब्द संस्कृत की क्री धातु में अनुबुल प्रत्यय लगाकर बनता है। ठीक है, कारक मतलब करने वाला या बनाने वाला,
तो कर्ता कर्म तथा क्रिया का कारक के द्वारा ही निर्धारण होता है कि कौन कर्ता है और कौन कर्म है और कौन क्रिया है। यानी शब्दों को कर्ता बनाने वाला, कर्म बनाने वाला, क्रिया बनाने वाला ये कारक ही है। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ये पंडित किशोरी दास के बुक से लिया गया है। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। याद रखें, इस नोट्स को तैयार करने के लिए 4-5 बुक को पढ़ा गया है, उससे जो निचोड़ था और जिसमें अच्छा डिफिनेशन हमको लगा वही चीज इसमें डाला गया है दोस्तों। तो आप के लिए कि ताकि सारे एग्जाम में ये काम करे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, जहाँ पे अगर हिंदी ग्रामर पूछता है तो ये नोट्स आपका बिल्कुल परफेक्ट उसके सिलेबस पे बैठेगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा पार्ट ही चल रहा है। इसके बाद तीसरा है, आपके पूरे सिलेबस को मैनेज कर लिया जाएगा दोस्तों, आप इसके साथ जुड़े रहें। परासर्ग, परासर्ग मतलब होता है पर यानी बाद, और सर्ग मतलब होता है चलना। तो शब्द के अंत में आने वाला को क्या बोलते हैं? पर सर्ग। और परसर्ग किसको बोलते हैं? कारक को ही बोलते हैं। मतलब ये जनरली तौर पे शब्द के कहाँ आएगा? पीछे आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, कारक मूल रूप से 8 प्रकार के होते हैं। तो इसको चिन्हों से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, अजी, इस टाइप से। अर्थ के अगर आधार पे कहें तो कारक क्रिया अथवा कार्य करने वाला, कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, करण कारक कार्य अथवा क्रिया का साधन, संप्रदान देना या प्रदान करने वाला, वस्तु को वापस पाने वाला, अपादान पृथकता का भाव मतलब जो अलग होने का भाव हो, और संबंध यानी संयोजन का भाव जो जोड़ने का भाव रखता हो, और अधिकरण क्रिया तथा उसके आधार का भाव बोध हो, और संबोधन संबंध का बोध कराते हुए पुकारने का बोध हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संबोधन। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इस टेबल को बिल्कुल याद कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लें, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। शायद ही ऐसा होगा कि नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि एक ऐसा वाक्य बनाएं जिसमें 4 कारक हो, जिसमें 5 कारक चिन्ह हो, जिसमें 8 कारक हो, ऐसे ऐसे होता है। हे भाई राम ने रावण को सीता के लिए, इस टाइप से आपको बनाने होते हैं जोड़कर। कारक संबंधी सूत्र, तो ऐसे सूत्र बनाया गया है। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान काके के लिए अपादान से मान, काके की संबंध में पर अधिकरण समान, और संबोधन है और ये करके इसे पहचान। आप फिर से इस कविता को समझ लें। कर्ता ने कर्म को और करण से जान, संप्रदान काके के लिए अपादान से मान, काके के संबंध में पर अधिकरण समान, और संबोधन हे हो करके पहचान। महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो आप पहला चीज याद रखें, आकर्मक क्रिया के साथ में विभक्ति नहीं लगती है। जैसे रमन उछलता है, तो उछलना एक आकर्मक क्रिया है, तो इसमें कोई विभक्ति लगेगी नहीं। सकर्मक क्रिया पूरक भी कर्म कारक में होता है। जैसे रिंकी को नर्तक बना दो, नर्तकी बना दो। तो आगे, कहीं कहीं कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता। जैसे राहुल आम खाता है, आम को खाता है भी लिख सकते हैं, परंतु वो को का प्रयोग अंडर एस्टिमेट है। आगे, कर्मवाच्य में कर्ता कारण कारक में रहता है। जैसे हाथ से फूल तोड़ा गया, यहां पे देखिए हाथ से कर्ता से जुड़ा गया है। कार्य करण संबंध में भी करण कारक होता है। जैसे सूत से कपड़ा बनता है, यहाँ पे कार्य करने वाला मतलब जिससे कार्य हुआ है उसमें भी करण कारक प्रयोग किया जाता है कभी कभी। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना होता है। तो गरीब को धन दीजिए, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो ये कुछ किया दिया जा रहा है, इसलिए संप्रदान। संप्रदान के अनुदाहरण है जैसे विमर्श नहाने को गया, ठीक है, वह
अरुण के लिए मिठाई लाया, तो लाना और ये सारी चीज। आपादान की बात करें तो जो अलगाव की स्थिति को, जैसे चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से अलग हो गया। मोहन ने घड़े से पानी डाला, घड़े से पानी डाला मतलब पानी घड़े से अलग हो गया, तो यहां पे क्या होगा, अपादान होगा। अधिकरण में कहीं कहीं वियोजित लुप्त हो जाती है, जिसे उस समय में मैं अनुपस्थित था। अब दोस्तों आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है संधि। ऐसे संधि का जो विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा वो संस्कृत में मिलेगा, परंतु हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं संधि की, तो इस संधि को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, परंतु इसका मूल वर्णन हम लोग कहाँ करेंगे दोस्तों, हम लोग संस्कृत में डीपली देखेंगे। संधि, दो वर्णों के मिलने पर उनकी जगह कोई भिन्न वर्ण ले लेता है तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। स्वर संधि क्या कहते हैं, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कहीं कहीं इसको सूत्र भी दिया गया है, आकाश सर्वने दीर्घा, संस्कृत से ही निकाला गया है। मतलब दो समान स्वर मिलने पर उनका दीर्घ रूप हो जाता है, जैसे आ बन जाता है, ई दीर्घी बन जाता है, उ दीर्घु बन जाता है, री दीर्घ री बन जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, आ प्लस आ का, तो दिव्य प्लस अंग दिव्यांग हो गया, आ और आ मिलके आ हो गया। दिव्य प्लस यंग, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आ प्लस आ मिलके आ हो गया और दिव्यांग हो गया। ठीक, तो वहीं परम प्लस अर्थी, परमार्थ, अर्थ परमार्थ, अस्त प्लस अचल, अस्ताचल, गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि, धर्म प्लस अध, धर्मांथ, अध प्लस अवधि, अधाब्धि, धन प्लस अर्थी, धनार्थी, कल्प प्लस अंत, कल्पांत। आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, आप 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, आपको कभी कभी ये जो लिखा गया है आ प्लस आ, तो पूछा जाता है कि किन 2 वर्णों की संधि हुई है। कभी कभी क्या करेगा, संधि पूछेगा, मतलब इधर से इधर वाला बनाना रहेगा, कभी कभी इधर से इधर वाला बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसको संधि विच्छेद कहेंगे। और कभी कभी पूछेगा ये कौन सा संधि है, तो 4 टाइप के, और या तो कभी कभी पूछ देता है संस्कृत में कि ये किस सूत्र पे है। तो आप दोस्तों इससे घबराइए नहीं और इस चीज को अभ्यास कीजिए। आप इस एग्जाम्पल्स को देख के आप अपने किताब से किसी चीज से, आ प्लस आ बन जाता है, तो जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है आ प्लस आ मिलके आ बन गया, तो पुस्तकालय हो गया। अनुदाहरण, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, कुश प्लस आसन कुशासन, आम प्लस आशय अमाशय, भय प्लस आकुल भयाकुल, शुभ प्लस आगमन शुभागमन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्या है, आ प्लस आ, तो जैसे विद्या प्लस अर्थ, इस चीज को हम थोड़ा सा एक को डिफाइन किए हैं टोटल टोर के वर्ण विक्षेपण के द्वारा, और बाकी को क्या किया गया है कि आपको डायरेक्ट दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण किस रूप में जुड़े हैं। जैसे सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ, तथा प्लस अपि तथापि, पूरा प्लस अवशेष पूरा विशेष, माया प्लस अधीन मायाधीन, आत्मा प्लस अनुराग आत्मनुराग। वहीं अगर देखें दोस्तों, आ प्लस आ होता है, तो जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो यहाँ पे आपको पूरा अति किया गया है। अनुदाहरण, महा प्लस आशय महाशय, प्रेक्षा प्लस आकार प्रेक्षाकार, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, ई प्लस ई होता है दोस्तों अभी, जैसे अभी प्लस इष्ट अभीष्ट। इस एक को हम अति करते हैं, पूरा डिफाइन करते हैं, बाकी सबको उसी के आधार पे होता है, तो आप कर सकते हैं। मुनि प्लस इंद्र, आप रोक कर इस वीडियो को रोक के और खुद से मुनिंद्र, तो इसको तोड़ के देखें, इसमें का पूरा वर्ण विक्षेपण करके देखें, मजा आएगा दोस्तों, आप करके देखिए। मुनिंद्र, ऐसे हम इसके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। इसके बाद जो आपके पार्ट होंगे तो इसके क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कितनों का आंसर देते हैं ये भी हम चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे जैसे मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अति प्लस इति अतीत, अधि प्लस इच्छनम अधिच्छनम। आगे बात करते हैं, ई प्लस ई होता है, तो गरी प्लस इस गरीस, यहाँ पे ई और ई मिलकर दीर्घ हो गया। परि प्लस इच्छा परीक्षा, हरि प्लस इस हरीश, वारी प्लस इस वारिस, परि प्लस ईसन परिसन,
कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, वहीं ई प्लस ई नारी प्लस इंद्र नारींद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दोस्तों कि किस रूप में बनाया गया है। मही प्लस इंद्र महेंद्र, महती प्लस इच्छा महितिच्छा, नदी प्लस इंद्र नदींद्र, फनी प्लस इंद्र फनिद्र और सची प्लस इंद्र सचिंद्र। आगे देखिए दोस्तों, ई प्लस ई, रजनी प्लस इस रजनीश, गौरी प्लस इस गौरीश, श्री प्लस इस श्रीश्र, नदी प्लस इस नदीश, पृथ्वी प्लस ईश्वर पृथ्वीश्वर, उ प्लस उ होता है भानु प्लस उदय भानुदय। आप यहाँ पे आप देखें दोस्तों, गुरु प्लस उपदेश क्या होगा दोस्तों, गुरुपदेश, विधु प्लस उदय विधुदय, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्योपरांत, उ प्लस उ क्या होता है दोस्तों, दीर्घु, जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। यहाँ पे आपको पूरा डिफाइन किया गया है दोस्तों, आप इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। ला घा उ, इसको हमने वर्ण विक्षेपण किया, उ और उ मिलके उ बन गया। एकदम उसी रूप में हम करते हैं दोस्तों, ताकि आपके लिए एकदम बिल्कुल इजी लगे। आप देख के भी, अगर आवाज नहीं भी हो ना, फिर भी आप इसे देख के केवल समझ सके कि क्या किया गया है। आप साथ में उस पॉइंट पे फोकस करते चलें। आगे, बहु प्लस ऊर्ध्वम बहुध्रुवम, अभि प्लस उर्मी गुर्मी, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, लघु प्लस उष्मा लघुष्मा, भानु प्लस ऊर्ध्व भानुर्ध्व, उ प्लस उ होता है, तो जैसे स्वयं प्लस उदय स्वयंभू, ये आप देख रहे हैं। भू प्लस उत्सर्ग भूसर्ग, भू प्लस उद्धारा भूधारा, बधु प्लस उत्सव बधुत्सवा, भू प्लस ऊपरी भूप्री, बधु प्लस उपकारा बधुपकारा, आ प्लस उ क्या होगा दोस्तों, उ प्लस उ तो दीर्घ उ होगा। तो यहाँ पे अभी हम उसी में हैं। सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी, यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है। बधु प्लस उर्मी बधुर्मी, भू प्लस ऊर्ध्व वधुर्व, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, भू प्लस उष्मा भूष्मा, री प्लस री दीर्घ होता है, जैसे पितृ प्लस रीनम पितृनम। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कैसे किन दो वर्णों की हुई है। मातृ प्लस रीनम मातृनम, होत्री प्लस रीनम होत्रीनम। अब गुण संधि की बात करते हैं दोस्तों कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है आद गुणः, आद गुणः मतलब आ और आ के बाद ई या उ और री आए तो इसका ए ओ मतलब आ के बाद ई तो ए ओ और अर बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ई आ प्लस ई ए बन जाता है, तो सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस रूप में बनाया गया है। उदाहरण जैसे स्वय प्लस इच्छा स्वेच्छा। वैसे ही अगर देखें दोस्तों अगला एग्जाम्पल, तो आप जैसे आ प्लस ई क्या बनेगा, तो ए बनेगा। तो कमल प्लस इस कमलेश, पूरा डिफाइन कर दिए हैं दोस्तों। जैसे परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, उसी नियम से बना है। गण प्लस इस गणेश, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, दीन प्लस इस दिनेश। आ प्लस ई ए बनता है दोस्तों, तो महा प्लस इंद्र महेंद्र हो गया, आप देख सकते हैं पूरा। और रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, लंका प्लस इंद्र लंकेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, यथा प्लस इंद्र यथेंद्र। अब देखें दोस्तों, आ प्लस ई ए बनेगा, तो आ प्लस दीर्घ यहाँ पे है, तो राजा प्लस इस राजेश से, लंका प्लस इस लंकेश, राका प्लस इस राकेश, महा प्लस इस महेश, उमा प्लस इस उमेश। जैसे आ प्लस उ दोस्तों तो ओ बनता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। विवाह प्लस उत्सवा तो विवाहोत्सवा, वीर प्लस उचित वीरोचित, हित प्लस उपदेशा हितोपदेशा, नर प्लस उत्तम नरोत्तम। वहीं अगर देखें दोस्तों आगे, तो आ प्लस उ ओ बनता है, हम लोग देख रहे थे। तो क्या होगा दोस्तों, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। यहाँ पे पूरा हमने डिफाइन किया है कि कौन कौन मिलके क्या वर्ण बना है। सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, नभ प्लस ऊरा नवोरा, उच्च प्लस ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा, आ प्लस उ अगले, महा प्लस उदय महोदया, महा प्लस उत्सव महोत्सवा, महा प्लस उदधि महोदधि, गंगा प्लस उदय गंगोदक, महा प्लस उष्ण महोष्ण। आ प्लस उ ओ बनता है दोस्तों, तो जैसे महा प्लस उर्मी महोर्मी, पूरा हमने डिफाइन कर दिया है दोस्तों। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, महा प्लस ऊर्ध्वा महोदोर्वा, महा प्लस उष्मा महोष्मा। आ प्लस री आर बनता है दोस्तों, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि। आपको यहाँ पे पूरा आप समझ सकते हैं कि किस रूप में बहम प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। जैसे आ प्लस दीर्घ री अगर कहे तो आर, तो गजा प्लस ऋषि गजर्षि और महा प्लस ऋषि महर्षि। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि की। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची
कहता है आ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाएगा, और ओ या औ रहे तो औ हो जाएगा। एकदम सिंपल नियम है दोस्तों, एकदम इसको हमने डायग्राम के बाद दिखा दिया है दोस्तों। अब हम एक एक एग्जाम्पल्स आप देख लेते हैं दोस्तों। एक एक एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, कहता है आ प्लस ए बनता है तो एक प्लस एक हो जाएगा दोस्तों। जैसे उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, बित प्लस एसनम बितेसनम, आ प्लस एत क्या हो जाएगा, मत एक है। तो वहीं भाव प्लस एकम भाव एकम, औ प्लस ए महा ऐश्वर्यम महा एकम। आप समझ सकते हैं दोस्तों, आ प्लस ए महा प्लस ऐश्वर्य महा ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य एक महक, आ प्लस ए तो सदा प्लस एफ सदैव, ये पूरा हमने डिफाइन किया है। तथा प्लस एफ तथैव। वैसे ही अगर देखें दोस्तों तो आ प्लस ओ आओ बनता है तो जल प्लस ओद क्या हो जाएगा, जलोद हो जाएगा। आपको यहाँ पे एकदम पूरे वर्ण को तोड़कर समझाया गया है। आप अगर इसको देख लें एक बार तो आप फिर लाइफ में इस चीज को गलती ना करेंगे। दंत प्लस ओज दंतोष्ट, परम प्लस ओज परमोज, आ प्लस औ परम प्लस औषधव परमौषधव, दे प्लस और दिया देवौर्दिया, परम प्लस और दिया परमोर्दिया, आ प्लस औ महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, और महा प्लस ओज महोज, आ प्लस औ महा प्लस औषधम महाौषधम, महा प्लस औध महोद, महा प्लस आयुष्कता। अब है यन संधि दोस्तों, इसका होता इको यंची। इको तो ई ऊ और री के बाद कोई भी अगर आए तो ये या तो ई का या, ऊ का वा और री का रा बन जाता है दोस्तों, इको यंची। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं समास की। किसकी दोस्तों, समास की। तो कहते हैं संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जो एक स्वतंत्र शब्द बनाता है समासिक शब्द कहलाता है। और समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। यहाँ पे आप याद रखें दोस्तों 6 प्रकार के समास आपको यहाँ हैं। तो अव्ययी भाव का क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद अप्रधान होता है। तो प्रथम पद जिसका प्रधान हो उसे अव्ययी भाव कहेंगे। तत्पुरुष किसको कहते हैं वो, और दूसरा चीज कि प्रथम पद अव्यय भी हो, मतलब प्रधान हो अव्यय हो। उत्तर पद अप्रधान हो, मतलब अव्यय, जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव कहेंगे। जिसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद मतलब बाद वाला जो पद हो वो प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष कहेंगे। कर्मधार पूर्व पद अप्रधान हो और उपमान या विशेषण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो तो उसे हम कर्मधारी कहेंगे। द्विगु संख्यावाची, जनरली तौर पे पूर्व पद जो हो संख्यावाची हो और उत्तर पद जो हो विशेषण हो। द्वंद्व जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और बहुब्रीहि जो विशेष अर्थ रखता हो। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिया गया है दोस्तों कि कौन कौन सा समास, कुछ कुछ समास का एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कुछ अव्ययी भाव, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और क्रिया विशेष अव्यय हो, जैसे प्रत्येक, तो इसका विग्रह करेंगे तो एक एक आएगा। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लें दोस्तों और इसको रोक कर आप खुद से पढ़ लें इसको दोस्तों। अब हम आपको कुछ टिप्स दे देना चाहते हैं। केवल इतना पढ़ने से आपका काम हर सब दिन के लिए हिंदी ग्रामर का हो जाए ऐसा नहीं है। इसके और भी पार्ट 3-4 पार्ट और आएंगे जिसमें हम पत्र लिखना सिखाएंगे, जिसमें आपको निबंध लिखना, संक्षेपण करना, ये सारी चीज़ सिखाएंगे। और बहुत सारे चीज़ इसमें अभी भी छूट रहे हैं दोस्तों, तो उन सारे चीज़ों को भी हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। आप इसका नोट्स चाहते हैं या पूरे हिंदी ग्रामर का नोट्स चाहते हैं या आप अपने बुक का नोट्स चाहते हैं, हो सकता है दोस्तों आप किसी भी बोर्ड में हो, आप अपने बुक का चाहते हैं कि हमारे बुक का आप नोट्स बना दीजिए। ऐसे हमने बिहार बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का बना रखे हैं, परंतु अगर बाकी सारे भी बोर्ड चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आप जिस बोर्ड से भी हो आपकी सहायता हम कर सकें। इस चीज़ को आप देखते रहें दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको पता है दोस्तों, हमने बार बार बोला है 86 51 636 970 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस पे नोट्स की मांग कर सकते हैं, आपको मुफ्त में सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आपके कदम से कदम मिलाकर
चलने की तैयारी और आपको बेटर से बेटर स्टडी सिचुएशंस देने की ये स्टडी विद सनी सर स्टूडेंट ट्रेनर के रूप में वादा करते हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे। आपका अपना